जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे आपका आधुनिक भारत को। आधुनिक भारत की आज तीसरी क्लास है, जिसमें अब तक मित्र मैंने बताया था क्या हम पढ़ रहे थे। भारत में आने वाले विदेशी, भारत में आने वाले विदेशी, उनमें सबसे ज़्यादा कामयाब कौन हुआ दोस्त भारत पर? जो भारत को उपनिवेश बनाया वो किसने बनाया था? तो आप कहेंगे भैया हम लगभग अंग्रेजी क्रम पर आ चुके थे। आने वाले विदेशियों में जो सबसे ताकतवर शक्ति साबित हुई, ताकतवर शक्ति पहले तो कौन थी भारत में? आप कहेंगे पुर्तगाली कामयाब थे, लेकिन पुर्तगालियों को फ्रांस और फ्रांसीसियों को क्या बोलेंगे? फ्रांसीसियों। और उसके बाद में अंग्रेजों का एक टकराव हुआ, जो सबसे ज़्यादा टकराव चला है। अंग्रेजों को ना तो पुर्तगालियों को हराने में कोई दिक्कत हुई, स्वाली के वार में उन्होंने उनको हराया, ना डचों को हराने में कोई दिक्कत हुई, वेदरा के वॉर में मैंने आपको बताया, आपका वेदरा के युद्ध में बड़ी आसानी से हरा दिया। लेकिन अंग्रेजों का जो टकराव रहा वो सबसे ज़्यादा फ्रांसीसियों से रहा। सबसे ज़्यादा टकराव जो रहा है अंग्रेजों का फ्रांसीसियों से रहा है। और यही टकराव के लिए, यानी अंग्रेजों ने भारत में शासन किस प्रकार से फ्रांसीसियों से टकराव करके लिया, आज की कक्षा में हम समझेंगे। और आज की कक्षा में उसी बात पर नाम आता है कर्नाटक युद्ध का। कर्नाटक जिसकी राजधानी अर्काट क्या थी? जिसकी राजधानी अर्काट थी। बात को समझेंगे। इतना तो दोस्त आप जानते ही हैं कि जो कर्नाटक की स्थिति है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र से नीचे कर्नाटक की स्थिति है, यानी कर्नाटक इधर है भारत के नक्शे में। जानते हैं ये बात? हाँ जी। तो कर्नाटक में दिक्कत क्या हुई, पहले पक्ष समझे। कर्नाटक का जो नवाब था उसका नाम था अनवरुद्दीन। ठीक है। इस समय अंग्रेज भारत में आ चुके थे। हाँ जी, भारत में अंग्रेज आ चुके थे। हम 1740 के आसपास की बात कर रहे हैं, 1740 के नज़दीक की बात कर रहे हैं, 1740 के आसपास की बात कर रहे हैं। इस समय पर भारत में अंग्रेज आ चुके थे। हाँ जी, व्यापार कर रहे थे। अंग्रेजों का जो मुख्यालय होता था वह होता था मद्रास, और अंग्रेजों का जो गवर्नर था उसका नाम था मोर्स। मद्रास के साथ में इनका बम्बई, और कलकत्ता में भी आपका क्या था? कलकत्ता में भी इनके हेडक्वार्टर थे अंग्रेजों के, बम्बई और कलकत्ता। ठीक है। ऐसी ही भारत में विदेशी और कौन कौन से थे आपका? विदेशी और कौन कौन से थे? फ्रांसीसी थे, जिनका मुख्यालय था पांडिचेरी। पांडिचेरी के साथ में आपका चंद्रनगर। ठीक है, यही आपका चंद्रनगर। कराईकल, कराईकल, माहे, माहे क्षेत्र इन्हीं के अधीन था फ्रांसीसियों के। ठीक है। गुजरात का जो सूरत है वो इनके अधीन था। ये भारत के कुछ शहर थे जो किसके अधीन थे? फ्रांसीसियों के। लेकिन फ्रांसीसियों का जो मुख्यालय था वह कहाँ था? पांडिचेरी। पांडिचेरी भी किसके नज़दीक है दोस्त? आपका मद्रास के नज़दीक हो गया। ठीक है, मद्रास के नज़दीक हो गया, यानी तमिलनाडु में। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह कैसी कंपनी थी? एक प्राइवेट कंपनी थी। क्या थी वह? एक प्राइवेट कंपनी थी। प्राइवेट कंपनी का उद्देश्य क्या होता है बताएंगे। प्राइवेट कंपनी का भैया उद्देश्य यह होता है कि वह अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए पुरजोर प्रयास करती है। उसकी जो लीडरशिप होती है, जो उसके मालिक होते हैं, वह व्यापार में अधिक मुनाफा कमाने के लिए रिस्क लेते हैं। मानते हैं इस बात को या नहीं? आप कहेंगे हाँ भैया, प्राइवेट कंपनियां रिस्क लेती हैं कि किसी भी तरह से मुनाफा कमाया जाए। लेकिन दोस्त, गवर्नमेंट कंपनी थी फ्रांसीसी कंपनी, और सरकारी कंपनियों का क्या है कि हमारा अपना निजी फायदा तो है नहीं, निजी फायदा तो है नहीं, फायदा तो फ्रांस की सरकार का है। तो वो उतने मन लगा के काम करते भी नहीं थे, उतना मन लगा के काम करते नहीं थे। हाँ, कोई आदमी हो, ईमानदार हो, जो सरकार का अच्छा सेवक हो, तो वह तो ईमानदारी से काम करेगा, और नहीं तो बाकी सब निकम्मे और निठल्ले ही हो जाएंगे। तो क्या कहेंगे? कहने की बात है, फ्रांसीसियों का हेडक्वार्टर पांडिचेरी था, अंग्रेजों का हेडक्वार्टर मद्रास था, और कर्नाटक का जो नवाब है, कर्नाटक का नवाब इस समय पर था अनवरुद्दीन। इसके समय पर ही ये लोग व्यापार कर रहे हैं। अनवरुद्दीन को कोई दिक्कत नहीं है, भाई साहब तुम व्यापार कर रहे हो, बड़े प्यार से करो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तुम जितना व्यापार करो उतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो व्यापार चल रहा है। मद्रास, पांडिचेरी के बंदरगाह कर्नाटक के अधीन थे। कौन कौन से? ये किसके अधीन थे? मद्रास हेडक्वार्टर था अंग्रेजों का,
पांडिचेरी हेडक्वार्टर था फ्रांसीसियों का, यहां पर इनकी व्यापारिक कोठियां थी, लेकिन क्षेत्र किसका था? ये नवाब का क्षेत्र था। कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन, उसका ये क्षेत्र था। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी बात समझ में आई कि कर्नाटक का नवाब कौन है, अंग्रेजों का हेडक्वार्टर कौन सा है, और आपका फ्रांसीसियों का हेडक्वार्टर कौन सा है। जो व्यापार कर रहे हैं कर्नाटक के नवाब के क्षेत्र में व्यापार कर रहे हैं। करो, कोई दिक्कत नहीं, करो। लेकिन होता क्या है, पहला कर्नाटक युद्ध, यानी कर्नाटक में जो युद्ध लड़ा गया उसको पहला कर्नाटक युद्ध बोलते हैं। पहले देखेंगे, इसका कारण था ऑस्ट्रिया का युद्ध। ऑस्ट्रिया एक देश है, जैसे भारत में मित्र, समझेंगे बात को, यहां पर बात समझे, जैसे भारत में कौन कौन इस समय व्यापार कर रहे हैं? आप कहेंगे भैया ईस्ट इंडिया कंपनी है और फ्रेंच की कंपनी है। ऐसे ही ऑस्ट्रिया में भी ये दोनों कंपनियां व्यापार कर रही थी, और अन्य देशों में भी ये दोनों कंपनियां व्यापार कर रही थी। तो एक इतिहासकार है वाल्टेयर, फ्रांस का ही, उसने एक कथन कहा है कि हमने तोप का एक गोला चलाया और पूरी दुनिया में तोप का गोला चल गया। यानी ऑस्ट्रिया में इन दोनों देशों की भिड़ंत हो गई किसी बात को लेकर। किसी बात कौन सी थी? कि ऑस्ट्रिया का जो शासक था आपका जेम्स सिक्स्थ, उसकी मौत हो गई 1740 में। तो उसका कोई उत्तराधिकारी परफेक्ट उसके द्वारा घोषित न किया जाने की वजह से वहां उत्तराधिकार का एक युद्ध छिड़ गया, जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे से लड़ गए। अच्छा, जब वहां लड़ गए तो इनके आदमी जहां कहीं भी थे सब जगह लड़ गए बोले भैया हमारी लड़ाई वहां चल रही है तो हम यहां भी तो दुश्मन हुए। इसलिए वाल्टेयर कहता है गोली एक जगह चली जिसका प्रभाव सब जगह हुआ। तो सब जगह के लोग आपस में भिड़ गए। तो भारत में कौन कौन थे यहां पर? तो ऑस्ट्रिया के अधिकार की वजह से बच्चे अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? बोलो, लड़ेंगे कि नहीं? यस और नो। आप कहेंगे हाँ भैया, ये कंपनी दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों कंपनियों का झगड़ा अगर ऑस्ट्रिया में हुआ तो ये यहां भी भिड़ गई। लेकिन एकदम से कुछ बहाना तो चाहिए ना। ऐसे थोड़ी आप अपने दुश्मन को ऐसे चलते चलते चाटा लगा दोगे, नहीं, कुछ ना कुछ इशू तो क्रिएट करना पड़ेगा। कुछ इशू क्रिएट करना पड़ेगा। तो तात्कालिक कारण क्या था? एकदम से क्या हुआ, एक अंग्रेज बर्नौट अधिकारी ने 2 फ्रेंच जलपोत अपने कब्जे में लिए और जला दिए। अंग्रेज बड़े नालायक हैं, इनको मौका चाहिए, कैसे भी चिंगारी भड़काना चाहते थे। अंग्रेज बर्नौट मतलब एक अधिकारी ने 2 जहाज इनके जला दिए। तो इन्होंने अंग्रेजों से मुआवजा मांगा कि भाई हमको पैसे दो जो हमारा नुकसान तुमने किया। इन्होंने बोला नहीं देंगे, बताओ क्या करोगे। ये खतरनाक आदमी है डुप्ले। 1741 में इसकी एंट्री होती है भारत में और ये फ्रांसीसी गवर्नर बन के आया। कहते हैं अगर फ्रेंच कंपनी से भूल ना हुई होती और फ्रेंच कंपनी इस डुप्ले को जो 1754 में वापस बुला लेगी, कहते हैं इस डुप्ले को अगर ना बुलाया होता फ्रेंच कंपनी ने वापस, तो आज आप भारत में जो इतिहास अंग्रेजों का पढ़ते हैं, जो अंग्रेजों की भारत में लूट है, वह लूट आप फ्रांसीसियों की पढ़ रहे होते और डुप्ले सरताज होता उस लूट का। यानी भारत में राज तो करना था फ्रांसीसियों को, लेकिन भारत में राज हो गया अंग्रेजों का। ऐसी एक भूल फ्रेंच कंपनी से हुई, उसने डुप्ले को वापस बुला लिया था 1754 में। क्यों बुलाया उसके बारे में बात करेंगे। तो 1741 में डुप्ले भारत आया, फ्रांसीसी गवर्नर बन के भारत आया था। अभी तक युद्ध चल गया था क्या? नहीं भैया, ये 5 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। डुप्ले जानता था कि हम लोग कमजोर हैं अंग्रेजों से, इनकी नौसेना शक्ति कमजोर है, डुप्ले जानता था। तो डुप्ले ने अंग्रेजों से सीधे लड़ाई नहीं लड़ी, उसने अंग्रेजों को पत्र लिखा। बोला भाई साहब मोर्स, हम और तुम झगड़ा क्यों कर रहे हैं? हम तुमको झगड़ा नहीं करना चाहिए। अंग्रेजों ने बोला तेरे कान पे चाटा मारूंगा, ज्यादा बोल रहा, क्योंकि वो मजबूत है, वो कह सकते हैं। इसने कहा ठीक है। ये गया डुप्ले किसके पास में? चालाक है डुप्ले, कूटनीतिक है। अनवरुद्दीन के पास गया जो इस समय नवाब है। बोला भाई साहब आपके क्षेत्र में ये क्या हो रहा है? आपके होते हुए लड़ाई हो रही है। तो यहां अनवरुद्दीन ने आदेश दे दिया अंग्रेजों को, कहता ओए परेशान नहीं करेगा कोई, लड़ेगा नहीं कोई भी। अब अंग्रेज भी अनवरुद्दीन क्योंकि नवाब है उससे टक्कर नहीं लेना चाहते थे, वो चुपचाप अपना व्यापार बढ़ा रहे थे। तो उनका ठीक है चुप रहो, अभी कुछ नहीं कहते हैं।
तो अंग्रेज भी इसकी बात से चुप हो गए। लेकिन यहां डुप्ले जानता था कि हमारी जो नेवी है वो कमजोर है, तो डुप्ले ने ला बुडाने की मदद से, ला बुडाने कौन है, ये भी एक फ्रांसीसी है, ये फ्रांस की तरफ से मॉरिशस का गवर्नर था, ला बुडाने की मदद से मद्रास को अपने कब्जे में कर लिया। मद्रास किसका था, अभी बताया था, मद्रास किसका हेडक्वार्टर है, अंग्रेजों का। यानी आपका डुप्ले ने अंग्रेजों की चीज छीन ली, मद्रास को छीन लिया। क्या बोलेंगे सर, पक्का यही बोला था ना? नहीं, मजाक कर रहा हूं यार, पक्का ये नहीं बोला होगा। तो ला बुडाने की मदद से अब बताओ कौन किंग बन गया इस टाइम पे? उभरती हुई अंग्रेज शक्ति को चुनौती किसने दे दी? डुप्ले ने। तो डुप्ले यहां पर हीरो बन गया कि नहीं बना? डुप्लो के नाम के चर्चे होने लग गए, डुप्ले के नाम के चर्चे हो रहे थे। लेकिन मदद किसकी लिए? ला बुडाने। आपकी जिंदगी में हर व्यक्ति आपकी मदद करता है, ये जरूरी नहीं है कि वो आपको मदद का एहसान तुमको याद ना दिलाए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मदद को याद नहीं दिलाते। उन्हीं में से एक ला बुडाने है। इसने डुप्ले से कहा, डुप्ले से इसने कहा, मुझको 2 लाख पाउंड रुपए चाहिए। मैंने तुमको ये क्या दिला दिया? मद्रास दिला दिया, जो तुम्हारा ख्वाब था। अब 2 लाख पाउंड रुपए मुझे दे दो। डुप्ले ने कहा, पागल, तू ये क्या बात करता है? हम एक सरकारी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, इतना मुनाफा कहां होता है? हमारे देश के प्रति नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अड़े रहें और हम साथ मिलकर लड़ें। ये क्या तुम पैसे की डिमांड कर रहे हो? हम एक सरकारी नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकारी नौकर हैं। तो डुप्ले एक ईमानदार अधिकारी है। और ला बुडाने कैसा भ्रष्ट, उसने कहा, मुझे मतलब नहीं है देश वेश से, सरकारी नौकरी वोकरी से मुझे मतलब नहीं है, मुझको पैसा चाहिए, पैसा। तो ये पैसे का भूखा आदमी है ला बुडाने। अब जब डुप्ले तो बेचारा सरकारी आदमी, ना उसके पास पैसा है और देशभक्त भी है, तो कहता है कि भैया तुम नहीं दोगे तो हम तो अंग्रेजों के पास चले जाएंगे, जिनसे हमने मद्रास को छीना, हमारी वजह से छीना, हमारी मदद से छीना, वापस कर देंगे। क्योंकि बहुत सारे सैनिक ला बुडाने अपने लाकर के मद्रास में सेट करता है, वापस ले जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी से 4 लाख पाउंड की रिश्वत ले लेता है। बोला, भैया हम ही छीने थे, हम ही वापस दे देते हैं, ये लो अपना मद्रास। यानी वापस मद्रास रिश्वत लेकर के अंग्रेजों को ही दे दिया। बताओ जी, सरकारी नौकरी वाला आदमी कितना खराब निकला। चलो कोई बात नहीं, दे दिया तो दे दिया। यहां पर होता है सेंट टॉमे का युद्ध 1748, जिसको हम अडियार वॉर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम अडियार युद्ध भी कहते हैं। नोट कर लेंगे एक बार। सेंट टॉमे ये जगह है बच्चे, मद्रास के पास में है। अडियार, चेन्नई जिसको हम बोलते हैं, अडियार का युद्ध भी इसको हम कहते हैं, अडियार का वॉर भी इसको हम कहते हैं, अडियार का वॉर भी इसको हम कहते हैं। ठीक है। अब अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में मद्रास खेल रहे हैं। कभी मद्रास अंग्रेज का हेडक्वार्टर है, उसको ये जीत लेते हैं फ्रांसीसी, फिर वापस अंग्रेजों को दे देते हैं। तो क्या होता है फिर होता यह है कि यहां पर भैया अनवरुद्दीन कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा। अनवरुद्दीन ने किसकी हेल्प की थी? डुप्ले की। जब डुप्ले ने कहा था, भाई साहब लड़ाई बंद करवाओ यार अंग्रेजों से, उसने कहा था अंग्रेजों से चुप बैठ जाओ। तो अनवरुद्दीन से थोड़ा वार्तालाप जो है वो डुप्ले का था। डुप्ले कूटनीतिज्ञ है, उसने एक बैलेंस बना रखा था। तो डुप्ले ने अनवरुद्दीन से कहा और अनवरुद्दीन डुप्ले से कहाएगा, दोनों का आपस में संवाद होता है। इसने डुप्ले से कहा, डुप्ले ये क्या मद्रास है, क्या चक्कर है? डुप्ले ने कहा, जी तुम चिंता मत करो, मेरी जिम्मेदारी है, इस मद्रास को जीत करके मैं तुम्हें दूंगा, गिफ्ट करूंगा। अंग्रेजों का था ना, अब पूरी तरह से है तो अधीन तुम्हारे, लेकिन अब अंग्रेज व्यापार भी नहीं करेंगे, अब सब कुछ तुम्हारा होगा, मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, क्या हो गया जी? बेटा मैं कमेंट सेक्शन की तरफ देखूं तो इस बात को याद रख लेना, मुझे किसी का टॉपिक से अलग हटता हुआ कोई बात ना दिखता रहे। पता चले, जैसे एक बार मोहलत देता हूं, एक बच्ची का नाम है सप्तऋषि, क्या होता है वो पता नहीं दुनिया में, सीधे
ब्लॉक। टॉपिक से अलग हटके कोई भी बात कर रहा हो उसको सीधे शुभम उड़ा दो, यहां फोकस करेंगे, मैं देखूंगा ही नहीं आपको। सेंट टोमे का युद्ध 1748 में हुआ। 1748 में तो क्या बोला अनवरुद्दीन ने डुप्ले से कि डुप्ले ये कब मद्रास का खेल खत्म होगा? उसने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो गया, डुप्ले ने फिर संघर्ष किया और डुप्ले ने अंग्रेजों से मद्रास को जीत लिया। तो डुप्ले क्या वादा करके आया था अनवर से? चाचा अनवर से कह के आया था कि तुमको मद्रास देंगे, लेकिन खेल गया और चाचा अनवर को मद्रास वापस नहीं दिया। क्या बोलेंगे? चाचा अनवर को मद्रास वापस नहीं दिया। तो भारी कसम ब्लॉक नहीं करवाता मैं बच्चों को कभी भी, लेकिन आज अब तक मैं देख रहा हूं 4 बच्चे ब्लॉक हो चुके हैं। बहुत तुमको प्यार से समझा लिया कि भैया पढ़ लो, लेकिन तुम नहीं पढ़ते हो। एक अभी भी कह रहा, देखो अभी तुरंत ब्लॉक हुआ था, कह रहा सर जी अपना आईफोन दिखा दो। क्या मिला तुमको ब्लॉक होके? बताओ मित्र, पढ़ लोगे तो डंडे से पढ़ाए जाओगे। क्या समझे? तो इसको वापस देना था चाचा अनवर को, नहीं प्रॉमिस करके आया था चाचा अनवर को, लेकिन चाचा अनवर को नहीं दिया। तो चाचा अनवर को गुस्सा आया, बोला डुप्ले तेरी ये हिम्मत। तो क्या बोलते हैं यहां पर, अनवरुद्दीन ने अपने बेटे महफूज खान को भेजा फ्रांसीसियों से लड़ने, क्योंकि इस समय मद्रास में फ्रांसीसी था पैराडाइज, क्योंकि फ्रांसीसी इसको जीत चुके थे मद्रास को। दोनों का युद्ध आपस में हो गया, अनवरुद्दीन का बेटा महफूज खान मारा गया। ठीक है, क्या बोलेंगे? नहीं दिया। यानी कि डुप्ले के अंदर भी लालच आ गया, वह अपने देश के प्रति प्रतिबद्ध है, उसको दिख रहा है कि मेरी कंपनी फ्रांसीसी कंपनी को फायदा होना चाहिए बस। तो प्रॉमिस तोड़ दिया उसने। लेकिन होता क्या है, युद्ध चल रहा है। यहां पर 1748 एक्स-ला-चैपेल की संधि। दरअसल में क्या हुआ, युद्ध शुरू क्यों हुआ था ये सोचे जरा। आप कहेंगे भैया युद्ध ऑस्ट्रिया में युद्ध शुरू हो गया था तो ये लोग लड़ गए, तो वहां जब युद्ध शांत होगा तो यहां भी तो शांत होगा। तो यूरोप में एक्स-ला-चैपेल की संधि हुई फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में। उन्होंने कहा हम एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएंगे, और टांग नहीं अड़ाएंगे तो अंग्रेजों को इसमें मिला है मद्रास। अंग्रेजों को मिला है मद्रास। ठीक है, क्या बोल दिया यहां फ्रांसीसियों ने कहा कि ठीक है तुम भारत वाला मद्रास हमने तुमसे ले लिया था, तुम इसको वापस ले लो। फ्रांसीसियों का जो अमेरिका में एक क्षेत्र था लुईवर्ग, उसको लेकर भी संघर्ष था। फ्रांसीसियों की अपनी चॉइस रही, उनकी कंपनियों ने चुना किसको? अमेरिका को। उनको अपने हिसाब से उस समय लुईवर्ग जो क्षेत्र था वह ठीक लगा। अंग्रेजों को लगा मद्रास ठीक, तो अंग्रेजों ने मद्रास को चुना। संधि हो गई, ट्रीटी हो गई, दोनों पक्ष एक दूसरे की बातों पर राजी हो गए। इसी को संधि कहते हैं, इसी को संधि कहते हैं। ठीक है, तो एक्स-ला-चैपेल की संधि बहुत पूछा जाता है। प्रथम जो युद्ध हुआ 1746 से 48, इसके लिए बच्चे कौन सी संधि हुई थी? एक्स-ला-चैपेल की संधि हुई थी। कोई दिक्कत? एक्स-ला-चैपेल की संधि। अब आता है दूसरा कर्नाटक युद्ध। भैया पहला युद्ध तो खत्म हो गया, ये दूसरा क्यों शुरू हो गया? दूसरा क्यों शुरू हो गया? अंग्रेज और फ्रांसीसी मौका देखते रहते थे, मौका। हैदराबाद का जो निजाम था, मैं सारे दोस्तों से अपनों से सिर्फ इतनी अपील करूंगा, काफी कई बच्चे 10-12 बच्चे ब्लॉक हो चुके, अच्छे छात्रों से उम्मीद करूंगा कमेंट सेक्शन बंद कर दो अपना आराम से। बेटा एवी कुमार प्लीज रिक्वेस्ट टू यू, क्या आप कह रहे हैं? सर जी प्रैक्टिस सेट के नोट। बेटा अभी प्रैक्टिस सेट चल रहा है क्या? प्लीज प्रार्थना है सारे बच्चों से। बेटा जिंदगी भर भटकोगे नहीं सफल हुए तो। प्लीज फोकस ऑन द क्लास, प्लीज अगेन प्लीज। हाथ पैर पकड़ूं आपके, प्लीज मत भटको। अभी तुम जवान हो, तुमको लगता होगा अभी 20 साल की उम्र में यार कुछ नहीं है, 30 साल की उम्र में बेटा घुटनों पे आ जाओगे, इसीलिए सीख लो। ठीक है, आओ इधर। चलो भाई कमेंट सेक्शन हाइड कर दो, वो दिखाओ ही मत मुझे। इसको बंद करो, कमेंट सेक्शन को बंद, एकदम बंद कर दो बस। ये देखो इधर। तो दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ 1749 से 54। ठीक है,
और हैदराबाद का जो निजाम उल मुल्क का बेटा था नासिर जंग, इतना समझे, हैदराबाद का एक निजाम था निजाम उल मुल्क, उसके बेटे का क्या नाम है? नासिर जंग। और निजाम उल मुल्क का जो पोता है वो है मुजफ्फर जंग। कौन है? मुजफ्फर जंग। अब होता क्या है, 1749 में निजाम उल मुल्क की हो जाती है मौत। तो मौत हुई तो गद्दी पे कौन आएगा? सही सही बताइए। बेटा की पोता कौन आना चाहिए गद्दी पे? आप कहेंगे जी बेटा निजामुल मुल्क का बेटा नासिर जंग गद्दी पर आना चाहिए, लेकिन पोता मुजफ्फर जंग जिद कर रहा है कि गद्दी पे मुझे बैठना है। तो संघर्ष हो गया। इसी संघर्ष का फायदा उठाया अब दो पक्षों ने। एक पक्ष में तो हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी, नासिर जंग से कहती है नासिर जंग तुम जंग लड़ो हम तुम्हारे साथ हैं, और फ्रांसीसी कहते हैं मुजफ्फर जंग से कि मुजफ्फर जंग तुम जंग लड़ो हम तुम्हारे साथ हैं। पुश कर दिया। ऐसा बोलते ना, कोई लड़ने को तैयार होता उसको कोई फायर दे देता, लड़ो तुम, कोई नहीं देख लेंगे। क्योंकि इन दोनों को ही अपने हित छिपे हुए हैं। ये समझती है कि नासिर जंग जीतना चाहिए, ये समझती है कि मुजफ्फर जंग जीत जाएगा। तो दोनों ने अपने अपने हिसाब से, निजाम की मौत के बाद में ये खेल शुरू हुआ। ऐसा ही क्या हुआ, ऐसा ही कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक का नवाब है अनवरुद्दीन। कौन है? अनवरुद्दीन। तो अनवरुद्दीन का जो पिता था वह कहता कि मेरे क्षेत्रों में से कुछ मेरे दामाद का भी होगा, यानी ये इसका जीजा है। अनवरुद्दीन का जीजा है चंदा साहिब, जीजा है इसका। तो उसका जो पिता था अनवरुद्दीन का, अली, वह कहता है मेरे दामाद का भी कुछ हिस्सा होगा। चंदा साहिब तलवार वलवार लेके कोट पैंट पहन के, मतलब ऐसे समझ लो कि आ गया। उसने कहा भाई साहब मेरा हिस्सा कहाँ है? तो कहने की मतलब है कि कर्नाटक में भी दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए। यहां पर भी मौका मिलेगा भेड़ियों को, नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांसीसी कंपनी यहां भी देख रही है ना, अच्छा लड़ रहे हो बेटा हिंदुस्तानी आपस में, फायदा उठाओ। तो अनवरुद्दीन का साथ दिया किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। चंदा साहिब का साथ दिया है फ्रांसीसी कंपनी ने। यानी तुम एक बात देख सकते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी उन पक्षों में है जो वास्तविक उत्तराधिकारी हैं। अनवरुद्दीन क्या है? अनवरुद्दीन कर्नाटक का असली नवाब है, उसी के पास होना चाहिए। यहां पर पुत्र अधिकारी होना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी तो सही का साथ दे रही है, लेकिन फ्रांसीसी किसका साथ दे रहे हैं? फ्रांसीसियों को लग रहा है कि हम मजबूत हैं, जिसके साथ हम रहेंगे वह ही जीतेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब सही पक्ष को सुन लिया, सही पक्ष को चुन लिया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों चुन रही है कि अधिकारी तो यही होना चाहिए, जनता भी इसी के लिए कहेगी, तो हमारे लिए फेवरेबल रहेगा। अनवरुद्दीन जीता हुआ है पहले से, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा अच्छा पहले अनवरुद्दीन फ्रांसीसियों के साथ था, डुप्ले से बातचीत होती थी ना, लेकिन डुप्ले ने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया, तो इसकी क्या होगी? फ्रांसीसियों से बात बिगड़ गई, और बात बिगड़ गई तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने साध लिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी किस किस के साथ? ये नासिर जंग के साथ, और ये कर्नाटक में अनवर के साथ। फ्रांसीसी मुजफ्फर जंग के साथ हैदराबाद में, और आपका चंदा साहिब भी किसके साथ? फ्रांसीसियों के साथ। समझ गए? अंग्रेज किसका साथ दे रहे हैं और फ्रांसीसी किसका साथ दे रहे हैं। तो इस संघर्ष को ही हम बोलते हैं दूसरा कर्नाटक युद्ध। क्या बोलते हैं? दूसरा कर्नाटक युद्ध कहते हैं। 1749 में अंबर का युद्ध हुआ मद्रास के निकट में। अनवरुद्दीन मारा गया। अनवरुद्दीन के साथ में कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी थी कि नहीं थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी समझो हार गई। 1754 में पांडिचेरी की संधि के हुई दूसरे में। मुझे बताएंगे पहले युद्ध में कौन सी संधि मैंने आपको बताई, जरा सोच लें। 1746 से 48 के बाद एक्सला सेपेल की संधि हुई, जिसमें मैंने कहा अंग्रेजों को मद्रास मिला और फ्रांसीसियों को लुईवर्ग अमेरिका मिला। यहां दूसरी संधि होती है। दूसरी संधि में इन्होंने विराम लगा दिया अपने युद्ध पर कि भाई साहब ठीक है, नहीं लड़ेंगे, आपस में संघर्ष नहीं करेंगे। अब दिखा दो कमेंट सेक्शन, देखना चाहूं मैं अपने प्यारे बच्चों को, बात मानी कि नहीं मानी। अरे यार, कुत्ते की पूंछ 12 साल नली में रखी, फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी, फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी। सुनिए तुमने ये कहावत नहीं? बहुत बढ़िया। चलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अनुज नागर एकदम ठीक प्रश्न पूछा आपने दोस्त। क्या बोलेंगे जी, दोनों साथ युद्ध हुए? नहीं, एक हैदराबाद में है और एक कर्नाटक में है। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने फायदा उठाया है सिर्फ।
अब आते हैं दूसरे में संधि हो गई क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई। और कौन जीता है जरा बताना, कौन जीता है जरा बताना, मुझे बताएंगे फटाफट से। आप कहेंगे भैया अगर अनवरुद्दीन मारा गया तो चंदा साहिब जीता होगा। चंदा साहिब किसकी मदद से जीता जरा बताएं। भैया फ्रांसीसियों की मदद से जीता। किससे जीता था? फ्रांसीसी हेल्प से जीता। तो चंदा साहिब भी खुश हुआ, उसने बोला ये लो फ्रांसीसी 80 विलेजेस, 80 गांव तुमको मैं गिफ्ट देता हूं। 80 गांव गिफ्ट में दे दिए चंदा साहिब ने। ये लिखना मत, बस सोचना समझना। अब क्या बोलेंगे भैया, चंदा साहिब को जब 80 गांव गिफ्ट में मिल गए, गिफ्ट में मिल गए तो अच्छी बात है। क्या बोलेंगे? अंग्रेज चिढ़ गए थे इस समय पर, अंग्रेज चिढ़ गए बुरी तरह से। तभी तो अंग्रेजों ने नासिर जंग को जाकर के भड़काया कि नासिर जंग कर दो, जंग कर दो मुजफ्फर जंग के खिलाफ। इसके बाद में भड़काया, यानी पहले ये युद्ध हो गया था आपका अनवरुद्दीन यानी कर्नाटक वाला, हैदराबाद का इसके जस्ट बाद में हुआ, इसके तुरंत बाद में, तुरंत बाद में। ठीक है, तो पांडिचेरी संधि हुई 1754 में, जीते हुए फ्रांसीसियों ने, और डुप्ले फिर से क्या कहलाया? डुप्ले फिर से विजेता कहलाया, डुप्ले फिर से विजेता कहलाया। ठीक है, तो तुरंत अंग्रेजों ने किसको भड़का दिया था? अंग्रेजों ने किसको भड़का दिया था? अंग्रेजों ने तुरंत क्या बोलोगे, निजामुल के बेटे नासिर जंग को भड़काया। नासिर जंग जाकर के मारो इनको, किनको मारो? फ्रांसीसियों को मारो, मुजफ्फर जंग को मारो। तो नासिर जंग भी फुर्ती से चला, फुर्ती से चला। लेकिन डुप्ले फिर से एक चालाकी करता है। डुप्ले नासिर जंग के अधिकारियों को खरीद लेता है, कूटनीति से उन्हें अपनी तरफ मिला लेता है, और अपने अधिकारियों को, जो शीर्ष अधिकारी थे, उनको वादा दिलाता है कि हमको इससे फायदा होगा, हमको इन अधिकारियों पर पैसा खर्च कर देना चाहिए। तो कहने का मतलब है नासिर जंग के लोगों को ही खरीद लिया गया। अंग्रेजों को फिर से पटकनी दी किसने? डुप्ले ने, और ये नासिर जंग मारा गया। मुजफ्फर जंग को अब ताजपोशी होनी थी, उसको हैदराबाद का निजाम बनाना था, और हैदराबाद का निजाम बनाना था, लेकिन ये भी, इसकी भी हत्या कर दी गई। एक दल ने इस पर आक्रमण कर दिया। उस समय फ्रांसीसी बुस्सी इसको लेकर के जा रहा था ताजपोशी के लिए, लेकिन ये मारा गया। फिर इसने मुजफ्फर जंग की जगह किसको? उसका भाई था सलावत जंग। सलावत जंग को क्या कर दिया था? फ्रांसीसियों ने सलावत जंग को घोषित कर दिया था हैदराबाद का निजाम। कहने की बात है बच्चे, क्या हो गया? अभी तक जीत किसकी हो रही है? अंग्रेजों की या फ्रांसीसियों की? बताएंगे, अंग्रेजों की या फ्रांसीसियों की? मुझे बताएं। तो आपका उत्तर आना चाहिए कि जी फ्रांसीसी जीत रहे हैं। तीसरा कर्नाटक युद्ध, ये तीसरा कर्नाटक युद्ध यहां पर देखना, जब पांडिचेरी की संधि हुई, यानी भैया संधि क्यों की? जब फ्रांसीसी जीत रहे थे, भैया डुप्ले वापस बुला लिया कंपनी ने। डुप्ले वापस गया 1754 में, 1754 में। और याद रख लेना, इस डुप्ले की जगह पर जो आया वो गोडे हेयू था। डुप्ले की जगह गोडे हेयू को भेजा उन्होंने। क्यों भैया? जब ये कामयाब था तो क्यों भेजा? क्योंकि बच्चे लगातार संघर्ष चल रहा था, एक सरकारी कंपनी अपना फायदा नहीं देख पाई, एक सरकारी कंपनी अपना फायदा नहीं देख पाई, और डुप्ले की दूरदर्शिता को नहीं समझ पाई कि डुप्ले कितना शानदार सोच रहा है। उनको लगा लगातार युद्ध, इस डुप्ले ने तो खर्चा बढ़ा दिया है यार। और खर्च जो तभी का एक खर्च था, उससे फ्रांसीसी कंपनी के ऊपर एक दबाव आया, और उसके शीर्ष अधिकारियों ने, जो डुप्ले की ईमानदारी से भी परेशान थे, आप जानते हैं ईमानदार व्यक्ति से अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, उन्होंने कहा इस डुप्ले को वापस बुला लो। डुप्ले वापस में गया और फ्रांसीसियों का पतन शुरू हुआ। इस गोडे ह्यू ने तो आते ही अंग्रेजों के हाथ जोड़ने शुरू कर दिए और अंग्रेज हावी हो गए। तीसरा कर्नाटक युद्ध लड़ा गया 1758 से 63। पेरिस की संधि इसके द्वारा हुई और फ्रांसीसी ने फिर घुटने टेके। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 का हिस्सा है ये तीसरा युद्ध। यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी पूरी दुनिया में जहां कहीं भी थे, पूरी दुनिया में उनके बीच 7 साल एक संघर्ष चला है। 1756 से 63 उस 1756 से 63 का ही हिस्सा है। जैसे मैंने बताया था ऑस्ट्रिया के युद्ध का पहला हिस्सा,
कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां पर फिर अंग्रेज हार हुए। इसी सप्तवर्षीय युद्ध के बीच में मद्रास नामक जगह पर एक हुआ वांडीवास का युद्ध। कहां पर? मद्रास के निकट, यानी अगर सही बताऊं तो मद्रास और पांडिचेरी के बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है आपका वांडीवास। वांडीवास का युद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्या बोलेंगे जी? 22 जनवरी 1760 को हुआ। इसी युद्ध से फ्रांसीसियों का अंत हो गया, भारत में खत्म हो गए। यहां क्या बोलोगे, क्या बोलेंगे? आपका काउंट डी लाली ये फ्रांसीसियों की तरफ से था, और काउंट डी लाली 1758 में गोडेहेयू के बाद में गवर्नर बन के भारत आया था। और आयरकूट, क्या बोलोगे? आयरकूट अंग्रेजों की तरफ से था, और ये क्या हो गया था? सफल हो गया। काउंट डी लाली इस युद्ध को हार गया, और फ्रांसीसी जो वर्चस्व था वो खत्म हो गया। क्या बोलेंगे? खत्म हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो दोस्त मैंने एक बात कही, पहला युद्ध बताएं कब हुआ? 1746 से 48। कौन सी संधि हुई? एक्स ला सेपेल की संधि हुई। कौन सी? एक्स ला सेपेल की संधि हुई। ठीक है। दूसरा युद्ध आपको क्या याद रखना है? 1749 से 54। कौन सी युद्ध संधि हुई दोस्त इसमें? आपका क्या बोलोगे भैया? पांडिचेरी की संधि हुई। पांडिचेरी की संधि हुई। किस किस के बीच संघर्ष कैसे कैसे है ये मैंने आपको बताया। 58 से 63 कौन सी संधि हुई? आपका क्या बोलोगे? यहां पर पेरिस की संधि हुई। और फाइनली इसी युद्ध के बीच में वांडीवास का युद्ध हो गया, और फ्रांसीसी एकदम से खत्म हो गए। थोड़े बहुत जो बचे हुए थे वो 1763 में फाइनली खत्म हो गए। तो मुझे बताएं एक बार, आपका अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य कितने कर्नाटक युद्ध हुए? बाकी तो सब बहाना था, बाकी तो सब बहाना था। युद्ध तो बेसिकली किसी कर्नाटक या हैदराबाद के लिए नहीं थे। आप समझ गए होंगे, युद्ध तो भैया अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इतनी बात में किसी भी मेरे दोस्त को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। अब आते आंगल मैसूर युद्ध। मैसूर, अंग्रेज धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हैदराबाद और जो कर्नाटक का क्षेत्र था उसको उन्होंने अपने अधीन कर लिया या नहीं कर लिया? आप कहेंगे भैया बिल्कुल, फ्रांसीसियों ने तो राजाओं का पक्ष लिया, लेकिन उन्होंने फ्रांसीसियों को खदेड़ दिया। ठीक है। अच्छा, यहां पर एक बात आती है, ऐसे ही भारत में कर्नाटक के निकट आपका एक मैसूर था। मैसूर स्वतंत्र था। मैसूर की बात करेंगे आप लोग जब विजयनगर साम्राज्य में आपको पढ़ाऊंगा दक्षिण का, तो जो विजयनगर साम्राज्य मोहम्मद किसके समय पर बना था? 1336 में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर। वह जब कमजोर होता जाएगा, तालीकोटा के युद्ध के बाद में जब वह बहुत कमजोर हो गया, तो उस बाद में वहां पर मैसूर साम्राज्य की स्थापना हुई। और दोस्त 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी में, यानी सन 1701 से लेकर के या सन 1700 लेकर के 1799 तक का जो समय है वो 18वीं शताब्दी है। 18वीं शताब्दी में यहाँ का शासक था चिक्का कृष्णराज। लेकिन चिक्का कृष्णराज जो है वो बहुत ताकतवर शासक नहीं था। इसके दो मंत्री थे, दो मिनिस्टर्स थे, इसके दो मंत्री थे। उन दोनों मंत्रियों का नाम है नेंजराज और देवराज। नेंजराज और देवराज, शक्ति इन दोनों के हाथ में थी। नेंजराज और देवराज इन दोनों के हाथ में शक्ति थी। इन दोनों के हाथ से शक्ति एक साधारण व्यक्ति हैदर अली ने छीन ली। हैदर अली ने, बहुत अच्छा आपने लिखा है, कैलाश मांझी हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। बहुत शानदार, वेरी गुड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इनको ब्लॉक कर दो भाई साहब को, दीपक शर्मा जी को। रिकॉर्डेड क्लास है यार, ब्लॉक, जस्ट ब्लॉक। ऐसा होगा, ब्लॉक होने में तुम्हारा नुकसान नहीं है कोई, अब तुम चुप पढ़ पाओगे। मैंने कहा ना, मैं कमेंट सेक्शन पे देखूं तो मुझे वो बच्चे चाहिए जो पढ़ने वाले और फोकस करने वाले हैं। भैया 1756 से 63 होगा तभी तो सप्तवर्षीय युद्ध होगा ना बच्चा। 1756 से 63 ये नहीं दिख रहा आपको? ये नहीं दिख रहा आपको? यहां सप्तवर्षीय युद्ध मैंने बताया है, सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा है ये। 5 साल चला है भारत में। सप्तवर्षीय युद्ध तो पूरी दुनिया में चला है, पूरी दुनिया में।
मैंने कहा ना, जैसे ऑस्ट्रिया के लिए ये पूरी दुनिया में लड़ गए थे जहां जहां इनके उपनिवेश थे। आपने शायद सुनी नहीं मेरी बात, मैंने बताया है सप्तवर्षीय युद्ध। 1761 में हैदर अली मैसूर का सुल्तान बन जाता है, ठीक है। राजा का संरक्षक बन के काम करता है। क्या यहां पर ये राजा का संरक्षक था, इसने इन दोनों को हराया और चिक्का कृष्णराज का सुल्तान बन गया, यानी कि उसके पद के अधीन काम कर रहा है कि आपकी सत्ता को मैं संभालूंगा, किसी और पर भरोसा मत करो। लेकिन 1776 में उसकी मौत के बाद ने इसने स्वयं को क्या कर दिया, राजा घोषित कर दिया। यानी सेना में मौजूद एक सैनिक राजा बन गया, राजा बन गया। बहुत बढ़िया। एक मेरे दोस्त ये हैं आपका जो पीएबी लिख रहे रिकॉर्डेड क्लास है, इनको ब्लॉक कर दो। मतलब तुम्हारे कमेंट में पढ़ लूं, तुमसे ज्यादा बातें मैं करूं तुम्हारे नाम ले ले करके, तो रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, अदरवाइज रिकॉर्डेड है। अब आया ना मजा। ऐसे ढूंढ इनको शैतानों को, और शैतानों को भेज मुक्ति के रास्ते पर। सर आप आज ब्लॉक करके बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इनको भी ब्लॉक करो। इनको मत करना, ठीक है भाई साहब, कोई ब्लॉक नहीं हो रहा है, बस एक दो शैतान बच्चे हुए हैं, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अब मैंने बहुत आप लोगों के साथ ऐसे अच्छा व्यवहार कर लिया, लेकिन मुझे लगता है कि आप अच्छे व्यवहार से मानते नहीं हो, थोड़ी सी डांट डपट जरूरी है ना। तो मैंने इनसे पहले ही कह दिया था, पहले ही कह दिया आज मैंने कि मैं जो कहता हूं ना, तो कि मत ब्लॉक करो, तो कर दो तुम, जो लगता है तो ठीक है। आज मजा आया। अब मैं बोलूंगा भी नहीं किसी का नाम लेके। शुभम, मुझे बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, अपने डिसीजन ले लो खुद। अब ठीक है, अब सारे अधिकार मैंने इनको दे दिए। अब हैदर अली ये हैं। आ गया। और कसम से, तुम्हारी कसम से, मैंने कभी बच्चे ब्लॉक नहीं कराए, आज पहली बार कराए। इनको भी अनब्लॉक करा देंगे बाद में। तुम हो इतने प्यारे। आओ इधर देखो, फोकस कर, पढ़ते हैं बच्चा, पढ़ते हैं। कमेंट से दूर रहा करो, है ना। ऐसा आपको लगता होगा अभी पापा जी की नौकरी है, कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी ना लगी तो। कब विपदा आ जाए दोस्त, आपका सफल होना जरूरी ही है। आज की आपकी स्थिति ये बिल्कुल नहीं बताती कि आप कल भी अच्छी स्थिति में ही रहेंगे, या आपकी आज की खराब स्थिति ये बिल्कुल नहीं बताती कि आप कल अच्छी स्थिति में नहीं होंगे। तो अच्छी स्थिति का कभी घमंड मत करिए, और खराब स्थिति का कभी आप लोग बुरा ना माने, यानी उससे हतोत्साहित ना हो, वो दूर हो जाएगी। अच्छी स्थिति आप काम नहीं करोगे, चली जाए, कितनी भी अच्छी सही, बहुत अच्छी भी होगी तो चली जाएगी, है ना। मेहनत नहीं करोगे तो, इसलिए मेहनत करनी है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया है? 1767 से 69। अंग्रेज क्या बोलोगे यहां पर, हैदर अली और वेरेलस्ट। क्यों जी, ये क्यों लड़ गए? जब ये राजा बनेगा, आम आदमी राजा बन गया, और हैदर अली जो है इसका पक्ष था किधर, फ्रांसीसियों की तरफ, फ्रांसीसियों की तरफ। और ये कौन सा टाइम है जरा सोचे, कौन सा कर्नाटक युद्ध चल रहा था इस समय? 1756 से 63, तीसरे कर्नाटक युद्ध के तुरंत बाद की बात है। अंग्रेज फ्रांसीसियों को मात दे चुके थे, तो अंग्रेजों को लगता है कि कोई भी फ्रांसीसियों के पक्ष में नहीं जाएगा। फ्रांसीसियों का अंत हो चुका था, थोड़े बहुत कुछ फ्रांसीसी जगह जगह बचे हुए थे। उन्हीं कुछ फ्रांसीसियों से मीटिंग करता था। कौन आपका मीटिंग करता था? हैदर अली, कि तुमसे जो छीना है अंग्रेजों ने वो तुमको वापस दिलाएंगे। यही बात अंग्रेजों को पता चलती है, और अंग्रेज एकदम से खिलाफ हो जाते हैं। किसके? आपका हैदर अली के। दूसरा, एक आम आदमी सुल्तान बना, तो इस समय इसके पड़ोस में मराठे भी थे, महाराष्ट्र में हैदराबाद के निजाम भी थे। उनको भी इसकी बढ़ती हुई शक्ति से बड़ी चिंता हुई। बोले यार, एक आम आदमी, याद ही आपको, पड़ोसी शासकों को ज्यादा चिंता होती है। जब कोई व्यक्ति शक्ति अर्जित करता है तो सबसे बड़ी दिक्कत किसको होती है? पड़ोस को होती है जी, पड़ोस को। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बिल्कुल राम छवि, आप ठीक कह रहे हैं एकदम। ये तो बात भूल ही गए थे हम राम छवि की। हाँ, सारा फजीता उस दिन तुमने बड़े कमेंट कम किए थे राम छवि के नाम से, आज ठीक है। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। आंग्ल का मतलब अंग्रेज और मैसूर। हैदर अली और वेरस्ट के बीच में जीत किसकी हुई? हैदर अली की। अंग्रेजों ने माफी मांगी, कहे भैया आगे से कोई भी युद्ध होगा तुमसे लड़ना तो दूर, तुम्हारा साथ देंगे, किसी भी युद्ध में तुम्हारा साथ देंगे। मराठे और निजाम,
क्या बोलेंगे? ये क्या थे? इसके खिलाफ थे। मराठे और निजाम इसके खिलाफ थे। अंग्रेजों से मद्रास की संधि हुई 1769 में। यानी पहला युद्ध जीता कौन? आपका हैदर अली, और अंग्रेजों से संधि कर लेता है, मद्रास की संधि। इसमें अंग्रेजों ने कहा भैया भविष्य में कभी भी लड़ाई होगी तो तुम्हारा साथ देंगे। ठीक है। सन 1771 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। मैंने कहा पड़ोसियों को दिक्कत थी, तो जैसे ही आक्रमण किया हैदर अली पर, तो साथ किसको देना था हैदर अली का? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्या बोलेंगे जी? तो आप कहेंगे अंग्रेजों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया। बेटा वो एक गलत डेट लिखी होती है, मैं आपको अभी भी बता चुका। तीसरे आंग्ल कर्नाटक युद्ध की डेट जो आपको मिलती है ना 1756 से 63, वो पूरे विश्व में एक सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को किताबों, गूगल के लेख्स पर वो 1756 से 63 मिलता है, लेकिन उसकी सही डेट भारतवर्ष में वह पूरे 7 वर्ष नहीं, सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा था। भारत में 5 वर्ष लड़ा गया है 1758 से 63। मैं तीसरी बार आपको बता रहा हूं मित्र। ठीक है मेरे दोस्त, समझ गए होगे अब तो। क्या बोलेंगे? 1771 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया, तो साथ किसको देना था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी तो समझ गई बेटा हमको हराया था, तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तुम्हारा साथ नहीं देंगे। ठीक है। अंग्रेजों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया। 1773 में अंग्रेजों ने माहे, जो फ्रांसीसियों के अधीन एक जगह बची हुई थी छोटी सी, उसको भी अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि माहे फ्रांसीसियों, और फ्रांसीसी किसके पक्ष में थे? या फ्रांसीसियों के पक्ष में कौन था? हैदर अली। ये और संधि टूट दी। तो इसके बाद में एक त्रिगुट संधि हो गई, किस किस के बीच में? अंग्रेज, मराठों और आपका अंग्रेज, मराठे और हैदराबाद के निजाम, ये तीनों एक साथ मिल गए। 1780 में हैदर ने काट पर अधिकार कर लिया, और एक अंग्रेज अधिकारी था बैली, उसको बुरी तरह हराया। बैली को बुरी तरह हराया, तो फिर आपका यहां पर दूसरा आंग्ल मराठा, आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होता है 1780 से 84। इसमें एक तरफ हैदर अली है, एक तरफ मैंने बोला त्रिगुट संधि हो गई, तो ये अंग्रेज है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन है? आयरकूट। आयरकूट ने 1760 में कौन सा युद्ध लड़ा था? वांडीवास का युद्ध। तो वांडीवास के युद्ध के समय से ही आयरकूट है। सिंधिया ये कौन है? मराठे हैं। और हैदराबाद के निजाम, ये सब लोग किसके साथ हो गए? अंग्रेजों के साथ हो गए, हैदर अली की बढ़ती हुई शक्ति को देख करके। उनको अपने साम्राज्य की सुरक्षा का खतरा हुआ कि कल शायद हैदर अली उनके लिए भी एक खतरा बनेगा। तो यहां पर पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ 1782 में, जिसमें हैदर अली हार गया, और 1782 में हैदर अली युद्ध भूमि में मारा गया। तो हैदर अली तो इन सब लोगों ने घेर करके मार लिया, लेकिन यही कमांड आ गई युद्ध में 1782 में। हैदर का पुत्र टीपू सुल्तान, जिसको शेर मैसूर कहा जाता है, वह चार्ज ले लेता है, यानी कि जिम्मेदारी ले लेता है। लेकिन जिम्मेदारी का कोई फायदा नहीं हुआ। 1784 में युद्ध लगभग बराबर पर छूटा, और 1784 में दोनों पक्षों ने मंगलौर की संधि कर ली। हेस्टिंग्स से, ये वॉरेन हेस्टिंग्स से संधि हुई, और सभी क्षेत्र वापस कर दिए गए। किसके क्षेत्र वापस? यानी अंग्रेजों ने जितने क्षेत्र जीत लिए, हैदर अली के उतने क्षेत्र वापस, और हैदर अली ने जितने क्षेत्र जीत लिए, इसने उतने वापस। यानी ये युद्ध क्या रहा? लगभग बराबरी पर रहा। पहले युद्ध का निर्णय बताएं दोस्त, क्या रहा था? 1767 से 69, इस युद्ध को कौन जीता था? हैदर अली जीता था। हैदर अली एकदम क्लियर जीता था इस युद्ध को। लेकिन जैसे ही दूसरे युद्ध की बारी हुई, तो हैदर मारा गया, टीपू सुल्तान आया, और यह युद्ध क्या हो गया? बराबर इसका नतीजा रहा, बराबर। यानी आप समझ सकते हैं, क्या बोलेंगे? आप समझ सकते हैं हैदर अली के बाद में जो टीपू सुल्तान है, उसकी शक्ति उतनी नहीं रह पाई है कि हरा पाए। बात बराबरी पर आ गई है, यानी कमजोर किसकी शक्ति हो रही है? जो अंग्रेज यहां कमजोर थे वो बराबर पर आ गए, यानी अंग्रेज शक्ति बढ़ रही है, और जो यहां जीते थे वो बराबर पर आ गए, यानी इनकी शक्ति घट रही है। तो तीसरे युद्ध में क्या होगा? तीसरे युद्ध का परिणाम आप जानते ही हैं कि जो घटते जा रहे हैं वे हार जाएंगे। ऐसे ही फिर तीसरा युद्ध होता है 1790 से 92।
3 चरणों में युद्ध लड़ा गया। शुरू के 2 चरणों में लगभग कहते हैं कि टीपू सुल्तान जीतने की तरफ था, लेकिन अंत में कार्नवालिस ने मोर्चा संभाला और टीपू सुल्तान की यहाँ पर हार हो जाती है। हार हो जाती है तो श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792, 1792 बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार परीक्षाओं में पूछी जाती है। इसके द्वारा टीपू सुल्तान ने क्या किया, अपना 50% भाग ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार राम छवि, आपने बहुत अच्छा लिखा है। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में अब टीपू सुल्तान लगभग कमजोर हो चुका है। अंग्रेजों ने क्या किया, आपका वेलेजली के नेतृत्व में इस सोते हुए टीपू सुल्तान पर आक्रमण करा दिया और 1799 में क्या हो गया, आपका टीपू सुल्तान की मौत हो गई। टीपू की मौत हो गई, टीपू सुल्तान की। अंग्रेजों ने यहां क्या बोलते हैं, गद्दारी से आक्रमण कर दिया, गद्दारी से। शेरे मैसूर हम किसको कहते हैं, टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान की क्या हो गई, मौत हो गई 1799। मेरे दोस्त जरा मुझे बताएं, पहला युद्ध कब हुआ, पहले में कौन सी संधि मैंने बताई, दूसरे में कौन सी संधि मैंने आपको बताई, तीसरे में मित्र कौन सी संधि मैंने आपको बताई, और चौथे में तो कोई संधि हुई ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं पड़ी, मृत्यु हो गई। तो पहला जो युद्ध हुआ 1767 से 1769, क्या बोलेंगे जी, इसमें हुई भैया आपकी मद्रास की संधि। किस वर्ष हुई है, 1769 में। 1784 में क्या होगी दोस्त, आपका मंगलौर की संधि होगी, 1784। यहां क्या बताया मैंने, श्रीरंगपट्टनम। युद्ध के परिणाम दोस्त मैंने आपको समझाए हैं, हर बौद्धिक छात्र को समझ में आए होंगे बड़े प्यार से। चूरन बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। चूरन कौन कौन है, राम छवि सारे ही चूरन है भैया हम। क्या बोलेंगे, 1799 में यहां पर टीपू की मौत हो गई, कोई संधि की आवश्यकता ही ना हुई। कहने का मतलब है अंग्रेजों ने अपनी कामयाबी कहां पर भी पाली, मैसूर पर भी कामयाबी पाली। बहुत बढ़िया। चलो, राम छवि नहीं कहते हैं भैया, मत बोलो, ठीक है, नाम ले लेंगे, लेकिन प्रॉमिस करो बेवजह इधर उधर के कमेंट्स नहीं करोगे। बेटा ध्यान बंटता है, ठीक है ना। क्या होता है कि हम देख रहे होते हैं, अब ऐसा मन नहीं करता यार इसको इग्नोर कर दो, ऐसा मन करता है चलो बच्चे जवाब दे ही देते हैं। फिर जब जवाब देते हैं तो 2-4 मिनट फिर और बच्चे भी उम्मीद करते हैं, फिर उन बच्चों को बुरा लगता है, यार मेरा भी ना। तो तुमको बुरा नहीं लगाना है, तुमको वेलकम करना। ठीक है, आज मेरे भाई का नाम शायद या उनका सही कमेंट पढ़ लिया गया हो कि मेरे पास सही कमेंट नहीं है, तो मैं अपने भाई और बहनों को मौका दूं कि शायद वो सही कमेंट करेंगे। और तुम सारे ऐसा सोच लो ना तो सही कमेंट्स आएंगे, सही चीज निकल के आती है। तुम इतनी तेज तुम्हारे कमेंट चल रहे होते हैं, इतनी तेज तेज बेवजह की चीजें, जहां रोको इसको स्क्रीन को तेज चलते कमेंट को, वहीं बेवजह की बातें। इसलिए अच्छा नहीं लगता कि हम अपने बच्चों को इतना सिखाने का प्रयास करते हैं, हम ये बोलते हैं कि हाँ बच्चों को सिखाया जा सकता है, फिर तो तुम उन लोगों की बातों को सिद्ध करते हो ना कि जो ये कहते हैं कि इन बच्चों को बहका दो, 10वीं 12वीं पढ़े हुए बच्चे हैं, वनडे एग्जाम के बच्चे, इनको बहका दो। मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो। मैं ये समझता हूं कि आपकी बुद्धि विकसित है, आप सब कुछ जानते हैं दोस्त, ठीक है। आगे आए, कोई दिक्कत कोई परेशानी इस बात में, आगे आते हैं। टीपू सुल्तान जिसका जन्म 1750 में हुआ, 1799 में मौत हो गई, ठीक है। इसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, क्या लगवाया, स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, स्वतंत्रता का। कहां पर, आपका ये स्वतंत्रता का वृक्ष, यानी कि ये आपका किससे फेवर रखता था, इसका पिता हैदर अली फ्रांसीसियों से, फ्रांसीसियों से ये आपका संबंध रखता था। तो इसने कहा कि हम अंग्रेज अपने आप को शक्ति समझते होंगे लेकिन हम स्वतंत्र हैं, तो उस नाम से इसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में ही। कहां पर लगवाया था ये, श्रीरंगपट्टनम में। दुनिया का पहला मिसाइल मैन कहा जाता है टीपू सुल्तान को, ठीक है। आधुनिक नेवी का जनक किसको कहा जाता है, टीपू सुल्तान को। आज भी रखे हुए टीपू सुल्तान के समय की मिसाइल, गोला बारूद। भैया अंग्रेज इससे बड़ी शक्ति थे, अंग्रेजों ने चालाकी से इसको हराया है, ठीक है। आगे आएंगे तो क्या बोलेंगे, टीपू सुल्तान जन्म 1750 में, जैकोबिन क्लब की सदस्यता ग्रहण की, स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, दुनिया का पहला मिसाइल मैन है, आधुनिक नेवी का जनक कहते हैं, शेर मैसूर कहते हैं। बहुत बढ़िया सर, मैं आपकी सभी बात मानता हूं सर, हम लोग इतने बुरे हैं, राम की छवि कैसे हो सकते हैं। हाँ ये तो नहीं हो सकता, इसीलिए नहीं बोलेंगे, शैतान बच्चे होते हैं कुछ,
उनको तो छवि कहना ही बेकार है। शैतान भी ठीक हो जाता। अंगुली माल तुमने जाना ना, गौतम बुद्ध मिले तो कहते हैं मुलाकात मात्र से व्यक्ति सही मार्ग पर पहुंच जाता है। तो अंगुली माल एक डाकू वह सही हो सकता है, तो शैतान बच्चा शैतानी क्यों नहीं छोड़ सकता? बिल्कुल छोड़ सकता है। बड़े बड़े बच्चे डाकू प्रवृत्ति तक के लोगों ने समर्पण किए और संतत्व का जीवन अपनाया है इसी संस्कृति में, हमारी में। तो शैतानी होना अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव शैतानी नहीं होनी चाहिए, वो छोड़ सकते हो। बहुत सारा प्यार अजय प्रताप जी, ठीक है। हाँ, सबको बहुत सारा प्यार। आगे आएंगे। अब हमारा अगला टॉपिक चलेगा। अगला टॉपिक है बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल। यहां पर समझने जैसा कुछ है नहीं, ये सिर्फ एक डेटा है जो आपको मैं महत्वपूर्ण मार्क कराऊंगा। आप पीडीएफ से एक बार इसको नोट करना, क्योंकि इन सब चीजों की जरूरत हमको अन्य घटनाओं में पड़ेगी। पहले पढ़ेंगे बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट। अंग्रेजों ने जब बंगाल को अपने कंट्रोल में कर लिया, अभी सिर्फ इसको याद करना है, अभी समझना नहीं है, समझते जब घटनाओं के साथ चलेंगे आगे तब समझेंगे। रॉबर्ट है विलियम की मौसी, ऐसे याद करते हैं इसको। रॉबर्ट है विलियम की मौसी। अच्छा भैया, इससे क्या मतलब है? रॉबर्ट है विलियम की मौसी। देखो, अंग्रेजों का पहले एकदम से तो सारे क्षेत्रफल पे कंट्रोल नहीं हो गया ना। पहले अंग्रेजों ने क्या किया है? पहले बंगाल पर कंट्रोल किया। तो पहले बंगाल पर कंट्रोल किया तो अपना एक अधिकारी बनाया, गवर्नर। गवर्नर मतलब उनका सबसे बड़ा अधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो जैसे ही बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना है इनका? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट को ही हम बोलते हैं रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। अच्छा, फिर अंग्रेजों का क्षेत्रफल बढ़ा, बंगाल के गवर्नर को इन्होंने बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया, थोड़े बड़े क्षेत्र का। यानी गवर्नर क्या हो गया फिर? गवर्नर जनरल। यानी अंग्रेजों का क्षेत्र जैसे ही बढ़ा, यानी इस बंगाल के अधीन आ गए थे आपके उड़ीसा और बिहार, धीरे धीरे आप जानोगे। तो ये हो गया हेस्टिंग्स। है से क्या हो गया? हेस्टिंग्स। अंग्रेजों ने इसके लिए, आप पॉलिटी में भी पढ़ते होंगे, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इसको बनाया। अच्छा, फिर अंग्रेजों का क्षेत्रफल और बढ़ा तो इन्होंने बोला कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल होगा भारत का गवर्नर जनरल। तो विलियम, क्या बोलोगे? विलियम बेंटिक हो गया। तो समझ में आया? रॉबर्ट है विलियम। अच्छा जी, इसके बाद में मैं आपको जब 1857 की क्रांति पढ़ाऊंगा तो तुमको मैं बताऊंगा 1857 क्रांति से अंग्रेज एकदम घबरा गए। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से उसका शासन ले लिया वापस। बोले अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बस की नहीं है, इसको वापस बुलाओ, अब हम राजा क्राउन खुद शासन करेगा। तो यहां पर इन्होंने एक पद बनाया, वायसराय। तो की से मतलब था कैनिंग को पहला वायसराय बनाया गया। वायसराय। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल जब भारत स्वतंत्र हुआ तो अंग्रेज बना माउंटबेटन। में से क्या है? माउंटबेटन। और सी से सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल हैं, ठीक है, पहले गवर्नर जनरल है। अब यहां पर आएंगे बात पर। तो समझ गए, ये अपना शासन करते थे तो क्या बनाते थे? गवर्नर जनरल बनाते थे या गवर्नर बनाते थे। तो एक बार अपनी आंखें बंद कर लो, अब बोलना शुरू करो जो मैंने तुमको बोला है, प्रयास करना। आप बोलेंगे जी पहले बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर फिर बना बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को भैया भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, भारत के गवर्नर जनरल को फिर भारत का वायसराय बना दिया गया। वायसराय के बाद में फिर भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत का पहला विदेशी माउंटबेटन है क्योंकि वो अंग्रेज है, और पहला भारतीय कौन है? वो सी राजगोपालाचारी है। तो अगर हम बात करें भारत का पहला गवर्नर जनरल रॉबर्ट है विलियम की मौसी, ऐसे याद रख लो। क्लाइव है, फिर आपका हेस्टिंग्स है, फिर विलियम बेंटिक है, फिर कैनिंग है, फिर माउंटबेटन है, फिर सी राजगोपालाचारी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। आगे आएंगे। तो ये भारत के गवर्नर जनरल हमको पढ़ने हैं, उसी क्रम में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लगातार परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो पहले बंगाल के गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, फिर आपका भैया क्या आएगा? भारत के गवर्नर जनरल, फिर वायसराय कौन कौन रहे हैं? रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 और 1765 से 67 दो कार्यकाल में रहा। भारत पर अंग्रेजी शासन का ये जन्मदाता है, ठीक है, क्योंकि
1764 का जो बक्सर का युद्ध है वो इसी की वजह से जीता, का बक्सर वॉर इसी की वजह से इन्होंने जीता। बक्सर युद्ध किसकी वजह से? ये क्लाइव की वजह से। और कल जब क्लास में आओ तो महत्वपूर्ण घटनाएं कौन किसके समय पर घटी है ये आपको पता ही होना चाहिए। ये सिर्फ देखना है, इसको नोट नहीं करना, इसको पीडीएफ से नोट करना, पीडीएफ से नोट करना। प्लासी का युद्ध किसके समय पर हुआ? 1757, इसी के समय। बंगाल में द्वैध शासन, ठीक है, डायआर्की, दो तरह का शासन, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी भी रहेगी और आपका बंगाल का नवाब भी रहेगा, दोनों रहेंगे, द्वैध यानी दो प्रकार का। ब्रिटेन जाकर के इसने आत्महत्या कर ली क्योंकि इसने बहुत पैसा कमाया तो लोगों ने इसका जीना दुश्भर कर दिया। लगभग कहते हैं उस समय पर 400 करोड़ रुपए कमा कर ले गया, तो लोगों ने इसको इतने ताने दिए हैं, इतने ताने दिए हैं, कहते हैं इसका बाहर निकलना भर मुश्किल हो गया। लोग इससे इतनी ईर्ष्या करने लग गए, अमीर से लोग ईर्ष्या ही अक्सर करने लग जाते हैं, तो इसने अंत में कहते हैं आत्महत्या कर ली। हॉलवेल ये 1760 में बना। ब्लैक होल की घटना अपनी किताब में इसने बताया है। ब्लैक होल की घटना मैं आपको बंगाल के नवाब के समय पर बताऊंगा कि बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसने कहा अच्छा अंग्रेज तुम ज़्यादा चढ़ रहे हो, तो 146 लोगों को उसने 14/8 की एक कोठरी में बंद कर दिया। तो वो 146 में से सुबह 23 ही लोग जिंदा बचे, 23 ही जिंदा बचे, तो अंग्रेज भड़क गए थे। इसीलिए तो अंग्रेजों ने फिर प्लासी का युद्ध लड़ा, ये मैं आपको बंगाल के नवाब में बताऊंगा। वेंसी टार्ट के समय पर बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक है। कार्टियर 1769 से 72 बंगाल में भीषण अकाल, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये याद रख लेना। बक्सर का युद्ध जब लड़ा गया आपका, सॉरी मैं पीछे यहाँ प्लासी लिखना है, 1764 बक्सर के युद्ध के बाद है ये। अंग्रेजी शासन का जन्मदाता, मैंने बक्सर युद्ध लिख दिया, यहाँ पे प्लासी युद्ध लिखेंगे। प्लासी का युद्ध ये अभी आप जानते नहीं होंगे शायद बहुत सारे बच्चे, प्लासी का युद्ध शुरुआत है। बक्सर के युद्ध के द्वारा यहां एक बात लिखना, अंग्रेजी शासन स्थापित हुआ है, यहां अंग्रेज मजबूत हुए, अंग्रेजी शासन यहां स्थापित हुआ, ठीक है, ये याद रखना है वेंसी टार्ट को, कार्टियर याद ना करें। वॉरेन हेस्टिंग्स ये 1772 से 73 अंतिम गवर्नर रहा बंगाल का, और बंगाल के गवर्नर को फिर क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, ठीक है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल होगा, हेस्टिंग्स को बनाया गया। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बन गया था? हेस्टिंग्स बन गया था। 1773 से 85 रहा। इसका बच्चे जो शासनकाल जिसका मैं बता दूं ना, वो जरूर याद रखना, आप लोगों को जरूर याद रखना, हेस्टिंग्स। इसके समय बंगाल में द्वैध शासन खत्म हुआ। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने इसी के समय पर की थी। एशियाटिक सोसाइटी बनी थी दोस्त भारत का, क्या बोलोगे, भारत के जितने भी ग्रंथ हैं, ये विलियम जोन्स दरअसल में एक भारत में जज बन करके आया था। इसने देखा भारत के शास्त्रों में कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान है, तो इसने क्या कहा कि उस सब को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन इसने शुरू कराया, ठीक है। संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना 1782 में जोनाथन डंकन ने इसी के समय की। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट किसके समय? इसी के समय आया, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। या आप पॉलिटी में पढ़ते होंगे कि BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ईस्ट इंडिया कंपनी में 2 पद बनाए गए थे। राजनीतिक नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था जिसमें 6 सदस्य थे, और व्यापारिक नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था जिसमें 24 सदस्य थे। पॉलिटी में हम पढ़ते हैं हमेशा। बंगाल गजट भारत का पहला अखबार किसके समय पर आया? भारत का पहला अखबार किसके समय पर आया? बंगाल गजट। जेम्स ए हिक्की ने इसको प्रतिपादित किया था, संपादन किया था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। तो भारत में पहला अखबार किस गवर्नर जनरल के समय आया? हेस्टिंग्स। ऐसे बहुत छोटी छोटी घटना याद रखनी है, बाकी ये सब हम जब पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ते रहेंगे, ठीक है। जॉन मैकफरसन नहीं याद करना, कार्नवालिस इंपोर्टेंट है, नागरिक सेवा और पुलिस सेवा का जन्मदाता है। स्थायी बंदोबस्त इसने लागू किया कि जितना भी टैक्स जमींदार वसूलते हैं 100% टैक्स, यानी 100 रुपये कोई जमींदार वसूल के लाया तो उसमें से 90 रुपये तो ईस्ट इंडिया कंपनी के होंगे और 10 रुपये जो होंगे वो जमींदार के होंगे, यानी 10% जमींदार का होगा। इसकी समाधि भारत में ही है, कार्नवालिस की, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। जॉन सोर की हस्तक्षेप की नीति याद रखेंगे। वैलेजली मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1798 से 1805।
इसने सहायक संधि को अपनाया, और सहायक संधि का जनक कौन था? डुप्ले। लेकिन बेचारे डुप्ले को काम ही नहीं करने दिया किसी ने। बहुत अच्छा लिखा लोचन तिवारी जी ने, ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 है। शंकर चौधरी मेरे दोस्त ने एक ने लिखा है 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। बहुत शाबाश दोस्तों, अरे गुड। सबसे पहले सहायक संधि किसने अपनाई है? 1798 में हैदराबाद ने। सहायक संधि क्या होती थी कि ये कहते थे कि किसी भी राजा को अपने पड़ोसी राजा से अगर दिक्कत हो रही है तो वो अंग्रेजों की सेना ले सकता है लड़ने के लिए किराए पर। तो अंग्रेजों की सेना ले ली किराए पर, और अंग्रेजों की सेना फिर वहां से हटती ही नहीं थी। उसके वेतन आदि ये इतना बढ़ा देते समय समय पर कि राजा को वेतन देना ही मुश्किल हो जाता, और फिर उसका ये क्षेत्र ले लेते, बोलो अब दे दो इसको। चलो भाई, बहुत बढ़िया, आगे आएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? केतन राणा जी कह रहे हैं हटाओ इनको, बेकार कमेंट है। पढ़ा दिया बेटा, आंग्ल मराठा युद्ध, मराठाओं में जाकर देखो। मैसूर और तंजौर को कब मिलाया गया है? 1799 में। अवध को मिलाया गया 1801 में। आप सो रहे होंगे बच्चा उस दिन। पेशवा 1803 में आपका सहायक संधि को अपनाते हैं। सिंधिया 1804 में, याद है? ये पेशवा सिंधिया कौन है? पेशवा और सिंधिया क्या बोलेंगे? नाना फडणवीस की मौत के बाद में मराठे अलग अलग हो गए थे। ये मराठा साम्राज्य में मैंने आपको बताया था। बंगाल का शेर खुद को कौन कहता था? वेलेजली कहता था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 में ये हुई थी। जो आईसीएस परीक्षा के लोग थे, इंडियन सिविल सर्विसेज वाले, वो उस परीक्षा को पास करते थे। उस परीक्षा में पास करने वालों को प्रशिक्षण यहाँ दिया जाता था। 10 जुलाई 1800। कार्नवालिस 2 बार बना, फिर 1805 में बना, इसके बाद मर गया। बारलो मत याद रखना, मिंटो प्रथम मत याद रखना। मार्विल हेस्टिंग्स 2 बार हेस्टिंग्स आए हैं। एक तो वॉरेन हेस्टिंग्स है, वॉरेन हेस्टिंग्स है, वो कब से कब तक था? वॉरेन 1772 से 85 था, 72 से 85, याद है ना? इसी के समय पर सुप्रीम कोर्ट में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ पॉलिटीम पढ़ोगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। आगे आएंगे। सर जैकोबिन क्लब क्या था? जैकोबिन बच्चे फ्रांसीसियों का क्लब था एक, उसमें उन लोगों की मीटिंग्स होती थी, ठीक है। मार्बिल हेस्टिंग्स ये वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं है, ये बात याद रख लेंगे। 1820 में मद्रास का गवर्नर थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था मतलब जो ये लोग लगान वसूल करते थे, तो इसमें सूर्यास्त का सिद्धांत इन्होंने बताया कि निश्चित तिथि को सूर्यास्त होने तक अगर लगान नहीं आया तो फिर 1/3 हिस्सा ले लेंगे जमीन का। तो सब लोग भाग के देते थे अपना लगान को, गेहूं आदि जो कुछ भी पैसा धन देना होता था। 1818 में पेशवा पद किसने खत्म किया था? हेस्टिंग्स ने। मुझे बताएंगे पेशवा पद खत्म हुआ ये मैंने किस युद्ध के बाद बताया था? आप कहेंगे भैया तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जब आपने पढ़ाया था, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में आपने कहा था मराठा पूरी तरह हार गए और पेशवा पद खत्म हो गया। 1817-18 तीसरा आंग्ल मराठा, याद है मेरे दोस्त? एमहर्स्ट 1823 से 28 रहा, याद करने की जरूरत नहीं। बैंटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 1828 से 35। सती प्रथा का अंत इसके समय हुआ 1829 में राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से। ठगी प्रथा, जो ठग लोग करते थे ठगी, उसको खत्म कर दिया। शिशु वध पर रोक लगाई इसने कि बच्चों का वध ना करो। अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम इसी के समय बनाया गया। किसके समय? मैकाले। पहला विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? मैकाले। 1834 में पहला विधि आयोग बना था और यही मैकाले है जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का पक्षधर था। थम्सअप करे, मैं लगातार कितनी बात प्रैक्टिस सेट में आपको बताया है मैकाले का भाषण। मैंने आपसे कहा है यही मैकाले है जिसने कहा था ये भारतीय अंग्रेजी भाषा को बहुत सर्वोच्च समझते हैं, इनके ऊपर अंग्रेजी भाषा थोप दी जाए तो इनके अंदर कमतरी का भाव आएगा। मैंने मित्र आपसे कहा था कि आपने देखा है कैसे आपके सामने कोई अंग्रेजी बोलने लग जाए तो आप असहज महसूस करने लगते हैं। आप समझते आ रहे तो बड़ी होशियार लौंडिया है, ये तो बड़ा होशियार लौंडा है, घबरा जाते हैं एकदम से। आप इतना उत्साह नहीं जुटा पाते, इतना आप हौसला नहीं कर पाते। आप क्या बोलते हैं कि भैया मेरी बात आपके समझ में या आपकी बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, मुझे हिंदी में बोलो। जैसे नीरज चोपड़ा ने कहा, पत्रकार ने उससे पूछा, एक बच्चा सवाल कर रहा था
अंग्रेजी में। उसने कहा भाई मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। क्यों तुम अपनी मातृभाषा पर गर्व नहीं करते? गर्व होना चाहिए। ये बात नहीं, आप अन्य भाषाओं का सम्मान करो, ठीक है, अंग्रेजी का, उर्दू का, अन्य जो भाषाएं हैं, तमिल देश की भाषाएं, राजस्थानी, आप सम्मान करो सब भाषाओं का। लेकिन अगर आप जो बोलते, मान के चलो आप राजस्थानी बोलते हैं, तो फिर क्या दिक्कत है, बोलिए ना राजस्थानी। गुजराती बोलते तो बोलिए, ठीक है, भोजपुरी आप बोलते तो बोलिए, मालवी आप बोलते तो बोलिए, जो आप बोलते उसको गर्व से बोले, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि बाकी सबको कॉमन नीचे महसूस होना चाहिए। तो इसका घोषणा पत्र, इसने एक भाषण दिया था, ये इसका मैकाले का कल ही मैंने प्रैक्टिस सेट में बताया था। इसका घोषणा पत्र कौन सा था जो इसने ब्रिटिश संसद में पढ़ा था? इसके घोषणा पत्र का नाम है मिनट नाम का पत्र इसने पढ़ा था। कि अंग्रेजी हमको थोप देनी चाहिए। पहला कानूनी आयोग इसी की वजह से बना, विधि आयोग। और विधि आयोग की वजह से ही क्या हुआ था हमारे देश में, 1860 में दंड संहिता बनी, जिसको गवर्नमेंट अभी चेंज करने जा रही है। दंड संहिता क्या बोलते हैं इसको? भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड क्या होता है भैया? इंडियन पिनल कोड मित्र होता है कि जिसमें हमारे सारे दंड बताए गए हैं। आईपीसी लागू कब हुई थी? आईपीसी लागू हुई थी 1 जनवरी 1862 को। यानी आप हत्या करोगे, जैसे हत्या में उसमें बताया गया कि 300 में परिभाषित किया गया हत्या को, धारा 302 में हत्या का दंड बताया गया है। वध और हत्या में क्या अंतर होता है? आर्टिकल जो आपका वो सेक्शन 299 है, वो आपका कल्पेबल होमिसाइड को बताता है, मानव वध को बताता है। कैसे 305 से लेकर के 309 के बीच में आपका आत्महत्या की बात की गई है, सुसाइड की बात की गई है। तो ये सारे जो सेक्शंस हैं, जैसे सेक्शन 10 है वो आदमी और पुरुष के बीच का अंतर बताता है। तो वो सारे किस्में हैं कि जो आप अपराध करोगे, क्राइम करोगे, उसके लिए क्या दंड होगा, वो कहां पर लिखा हुआ है? आईपीसी में। जज लोग इसी को पढ़ते हैं, उनको थोड़ी ऐसे याद रहता है, इसको पढ़ के सुना देते हैं। वकील लोग इसी की प्रैक्टिस करते हैं। गवर्नमेंट अब इसकी बहुत सारी धाराओं को बदलने जा रही है। पहले इसमें 511 धाराएं हुआ करती थी, अभी गवर्नमेंट कह रही है कि 300 के करीब धाराएं होंगी। बड़ा पूछा जाता है प्रश्न, भैया दंड तो इसमें है, एक आता है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जब मैं यूपीएसआई में पढ़ाता था तो मैंने लॉ भी पढ़ाया है वहां पर, यूपी सब इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए। ये क्या बोलोगे? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो ये सब चीजें मुझे तब से ध्यान रहती हैं कि हाँ ये हमने पढ़ी थी। और ये वनडे एग्जाम, जैसे एसएससी जीडी में प्रश्न पूछा गया, भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई? देखा होगा सारे बच्चों ने जिसने दिया होगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग दंड प्रक्रिया संहिता। भैया दंड तो उसमें लिखे हुए हैं, लेकिन ये जो पुलिस कार्यवाही करती है, जैसे कि एफआईआर है, एफआईआर होती है आपका सेक्शन 154 में, उसको डिफाइन किया गया है सीआरपीसी में। तो ये क्या है आपका? ये 1973 की है सीआरपीसी, लेकिन लागू कब हुई है? तो 1 अप्रैल 1974 को लागू हुई है सीआरपीसी। 1974, 1 अप्रैल 1974 को क्या हुआ? लागू हुआ है सीआरपीसी। इसमें पुलिस की प्रक्रिया और कोर्ट की प्रक्रिया है, पुलिस की प्रक्रिया और कोर्ट की प्रक्रिया है, ठीक है। आगे मैटकॉफ समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, यानी समाचार पत्रों पर लगी रोक इसने हटाई। सड़क आजम को मैंने पहले ही बताया था शेरशाह सूरी के समय भी, कि इसने इसको नाम ग्रांड ट्रक रोड दिया। ग्रांड ट्रक रोड कहां से आती थी? पाकिस्तान के पेशावर से भारत के कोलकाता तक। एलन ब्रो सबको कहता है यू आर माय ब्रो ब्रो ब्रो। इसने दास प्रथा को खत्म कर दिया। 1882 से 44 इसका कार्यकाल। 1843 में ये एक्ट 5 के द्वारा खत्म कर देता है एलन ब्रो। बोलता आप सब ब्रो हैं मेरे। हार्डिंग 1 से हम लोग कल पढ़ेंगे, यानी जितने मैंने आज आपको बताए हैं वो आपको स्पष्ट तरीके से कल पता ही होने चाहिए कक्षा में, ठीक है। बहुत शानदार, वेरी गुड। बहुत सारे दोस्त मेरे शायद आईपीसी के छात्र रहे हैं, बहुत सारे दोस्त सेक्शंस को लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है मित्र, वेरी गुड। ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू।